आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन, जिसको हम लोग C3 साइकिल, केल्विन साइकिल कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, मीन्स कि CO2 C12 या C13 फॉर्म में रहता है, तो किस फॉर्म को ज़्यादा एसिमुलेट करते हैं प्लांट्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। CSIR के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO2 से क्या बन रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक पाथवे कहा जाता है। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे CO2 को रिड्यूस किया जा रहा है। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। इसको रिड्यूस करने के लिए एसिमुलेटरी पावर की जरूरत पड़ती है। वो एसिमुलेटरी पावर कहाँ से बनते हैं, वो एसिमुलेटरी पावर लाइट रिएक्शन से बनते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन में लाइट का डायरेक्टली कोई यूज नहीं होता है, बट लाइट नहीं हो तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको एसिमुलेटरी पावर तो लाइट रिएक्शन से ही मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में ये दो एसिमुलेटरी पावर मिलते हैं, और इनको ये डार्क रिएक्शन में यूज करके CO2 को मीन्स रिड्यूस कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। किस फॉर्म में, ग्लूकोज या मीन्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फिक्स कर दिया जाता है। अब हम लोग इस डार्क रिएक्शन, या इसको हम लोग C3 साइकिल कहते हैं या केल्विन साइकिल कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पाथवे के और भी नाम हैं, जैसे कि इसको हम लोग रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं, या फिर हम लोग इसको PCR साइकिल बोलते हैं, जिसका मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पाथवे। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पाथवे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 को मीन्स रिड्यूस किया जा रहा है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस का जो डिस्कवरी था वो 3 मीन्स साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, मेल्विन केल्विन ने, बेंसन और बेशैम ने। बट क्योंकि केल्विन सर को 1957 में इस साइकिल की डिस्कवरी हुई थी, और 1961 में इनको नोबेल प्राइज केल्विन सर को मिला था, इसलिए इस साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अगर हम इस साइकिल की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन किसका होता है, कार्बोक्सिलेशन RUBP का होता है। रिडक्शन किसका होता है, 3-PGA का होता है। और रीजनरेशन किसका होता है, RUBP का होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसका नाम है मीन्स रुबिस्को। यहाँ पे लिखा हुआ है। रुबिस्को का मीन्स है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। मीन्स कि ये एक ऐसा एक्टिविटी, मीन्स ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास कार्बोक्सिलेशन करने की भी कैपेबिलिटी है, और ऑक्सीजनेज करने, मीन्स डुअल कैरेक्टर इसका, कार्बोक्सिलेज भी कर सकता है, ऑक्सीजनेज भी कर सकता है। जब कार्बोक्सिलेज करेगा तो C3 साइकिल चलती है, और जब ऑक्सीजनेशन होता है मीन्स की फोटो रेस्पिरेशन करेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस पर, मीन्स रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के बारे में ही बात करेंगे। और जो रुबिस्को एंजाइम है, इसको नेचर ने बहुत ही एबेंडेंट किया है। एबेंडेंट का मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा एबेंडेंट मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई एंजाइम होता है तो उसका कम अमाउंट भी क्या कर सकता है, रिएक्शन करता है, क्योंकि ये तो एक्टिविटी है, मीन्स किसी सबस्ट्रेट से एक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसका कम अमाउंट वर्क करता है। बट यहाँ पे क्या है, रुबिस्को को बहुत एबेंडेंट किया गया, इसलिए क्योंकि रुबिस्को की Km वैल्यू बहुत हाई होती है, और इसकी अपने सबस्ट्रेट से एफिनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। लो होने की वजह से इसको नेचर ने एबेंडेंट कर दिया है कि अगर सपोज सबस्ट्रेट से एफिनिटी कम भी है, तो अगर ज़्यादा रुबिस्को होगा तो मीन्स की फोटोसिंथेसिस बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो, क्योंकि पूरा लिविंग वर्ल्ड इसी बायोसिंथेटिक पाथवे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फूड सिंथेसाइजर है, तो इसलिए इसको एबेंडेंट कर दिया गया है।
अब हम लोग नेक्स्ट इस साइकिल पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप हम जैसा पहले बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन 3 प्रोसेस होते हैं। RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है, 3-PGA का रिडक्शन होता है और RUBP का रीजनरेशन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज कि यहाँ पे कोई स्टोमेटा मीन्स लीफ पर है, CO2 अंदर आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो रुबिस्को एंजाइम के का सबस्ट्रेट कौन है? CO2 और RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। RUBP का एक मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन का राइबोलोज है, मीन्स कि 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, और CO2 क्या है? 1 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 1 कार्बन का मीन्स 1 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 6। और मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। और इसी प्रोसेस में क्योंकि यहाँ पे RUBP के साथ CO2 मीन्स कंबाइंड हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहा गया है। और इस प्रोसेस के थ्रू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। मीन्स कि ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का होता है, तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में मीन्स कि यहाँ पे अभी एक फॉस्फेट ग्रुप लगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी क्या 1-3 मीन्स कि 1 पोजिशन और 3 पोजिशन पे ग्लिसरिक एसिड मीन्स फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप और 2 मॉलिक्यूल मीन्स कि एक मॉलिक्यूल पे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल पे 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं। एक ऑलरेडी है, एक इसको ATP से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा और क्या हो जाएगा? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। और क्योंकि ये एसिड है तो ये ग्लिसरेट के फॉर्म में भी रह सकता है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में रहेगा। इसके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रिडक्शन का होता है। रिडक्शन किसका होना होता है? 3-PGA का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिडक्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो 3-PGA है इसको ग्लिसराल्डिहाइड मीन्स कि एसिड को एल्डिहाइड में चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए जो मीन्स रिड्यूस करने वाला मॉलिक्यूल कौन है? NADPH। यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये मॉलिक्यूल क्या करता है? ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसराल्डिहाइड में चेंज कर देता है और ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाता है, जिसको हम लोग ट्राइओस फॉस्फेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये अभी भी फर्दर 3 कार्बन का ही है और ये 2 मॉलिक्यूल है। तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं? अगर 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के हैं तो टोटल कार्बन मॉलिक्यूल 6 हैं। 6 में से 5 कार्बन मॉलिक्यूल रीजनरेशन में चले जाते हैं और RUBP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक कार्बन चला जाता है जो कि CO2 में इन्वॉल्व होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस टाइप का प्रोसेस चलता है। मीन्स कि जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो वहाँ पे बीच में कहीं भी ट्राइओस फॉस्फेट भी बनते हैं, मीन्स ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। और अगर उस साइकिल का रिवर्स कर दिया जाए ग्लाइकोलिसिस का तो ग्लूकोज में बन जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस शुरू कहाँ से होता है? ग्लाइकोलिसिस से एंड तक पायरुविक एसिड तक। तो यहाँ पे उसका रिवर्स किया जाए तो इसीलिए लिखा रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे एक कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में चला जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे और प्रोसेस में क्या हो रहा है कि 2 ATP इस मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने में इन्वॉल्व हो गए, 1 ATP रीजनरेशन में इन्वॉल्व हो गया। टोटल ATP कितने इन्वॉल्व हुए? 3 ATP का इन्वॉल्वमेंट हुआ। NADPH कितने इन्वॉल्व हुए? 2 NADPH। और जब इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ तो एक ग्लूकोज का 1 कार्बन बना, और ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो मीन्स कि जब एक बार ये साइकिल रन होगी तो 3 ATP 2 NADPH का इन्वॉल्वमेंट मीन्स यूज होगा और उससे बनेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1 कार्बन। क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है तो इस साइकिल को 6 टाइम रन होना होगा। जब इस साइकिल को 6 टाइम रन होना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक ग्लूकोज का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है? 6 CO2 इन्वॉल्व होते हैं और 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 बनता है।
6 CO2 के इन्वॉल्वमेंट से एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एक बार जब साइकिल चलती है 3 ATP 2 NADPH का इन्वॉल्वमेंट है और एक बार साइकिल चलेगी तो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है उसमें से एक कार्बन का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमें 6 कार्बन बनाना है तो ये साइकिल 6 टाइम रन होगी। तो अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब ये 6 टाइम चलेगी तो 6 CO2 हो जाएंगे, 6 RUBP होंगे। फिर ये मॉलिक्यूल मीन्स कि यहाँ भी 6 से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मीन्स बन रहे हैं तो ये 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि जब एक बार रन हो रही थी साइकिल तो 3 ATP और 2 NADPH हो रहा था, तो अगर 6 टाइम ये रन होगी तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटू 6 होगा, ये रॉन्गली लिख गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 ATP मीन्स कि यहाँ पे 3 ATP और 2 NADPH को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP और 12 NADPH का फॉर्मेशन मीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना होगा। तो अभी आपको कभी कभी किसी बुक्स में कहीं पे 3 CO2 यहाँ पे लिखा होगा, कहीं यहाँ 3 RUBP लिखा होगा, फिर कभी 9 ATP या 6 NADPH और 9 ATP लिखा होगा। तो अभी आप हर बुक्स में अलग अलग मीन्स दिया गया, बट आपको हमेशा एक साइकिल रन के हिसाब से मीन्स सोचना है। और जब आप एक का निकाल लेंगे तो आप 6 का या कितने भी मॉलिक्यूल का, अगर 3 CO2 तो उसका भी आप कैलकुलेशन करके ATP और NADPH निकाल सकते हैं। तो मीन्स कि अगर 3 टाइम ये साइकिल चलेगी तो मीन्स कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके सिर्फ 3 कार्बन बन रहे हैं। तो 3 कार्बन बनेंगे तो जो एनर्जी होगी जस्ट इंटू 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा ATP और 6 हो जाएगा NADPH। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि 6 CO2, क्योंकि अगर साइकिल 6 टाइम रन हुई तो 6 CO2 6 RUBP मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया 18 ATP, फिर ये भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 NADPH और क्या बनाया 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 18 ATP और 12 NADP मीन्स यूज होके बच गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा C3 साइकिल है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, RUBP और CO2 मीन्स कि ये प्राइमरी एक्सेप्टर है रुबिस्को के लिए। स्टेबल कंपाउंड पहला PGA बनता है, इसीलिए इसको C3, क्योंकि 3 कार्बन का होता है इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक टाइप के सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इस तरह के प्लांट होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। मीन्स कि रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू कर देता है, बट इसीलिए नेचर ने C4 प्लांट को इवॉल्व किया है कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई मीन्स कि अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है। तो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट C3 प्लांट का ज़्यादा होता है 25 to 150 पार्ट पर मिलियन या ppm जिसको हम लोग बोलते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि जो इन्वायरमेंट में CO2 अगर 300 ppm होता है तो उस समय फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है, और अगर इन्वायरमेंट में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 700 ppm हो जाए तो बहुत एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस चलता है। मींस कार्बन एसिमिलेशन बहुत एफिशिएंट होता है। तो ये मींस कि ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है। और एक होता है CO2 का कॉम्पनसेशन पॉइंट जो कि C3 प्लांट में या C3 साइकिल में ज़्यादा होता है, इवन C4 प्लांट में ये 0 होता है। तो हम आपको अभी आगे डिस्कस करके बताएंगे कि ये कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर अगर हम लोग C3 प्लांट में या C3 में देखें तो यहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो एक ये भी रीज़न है C4 प्लांट को इवॉल्व करने का। तो मीन्स C4 प्लांट क्यों इवॉल्व हुए, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से C4 प्लांट को इवॉल्व किया गया है, वो हम आपको C4 प्लांट में डिस्कस करेंगे। बट आप अभी यहाँ पे C3 प्लांट के बारे में समझ गए होंगे, तो हम एक बहुत ही शॉर्ट में एक रिकैप करते हैं कि जो C3 साइकिल होती है वहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि RUBP CO2 से कंबाइंड होता है और 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो कि फिर 3 PGA बनाता है। 3 PGA से ATP यूज़ करके 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड
ग्लिसरेट बनता है और इसके बाद फिर रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें से तो टोटल कार्बन 6 हो गए, 6 में से 5 कार्बन रीजनरेशन में चले जाते हैं, वहाँ भी एटीपी का यूज होता है और इसके साथ साथ 1 कार्बन ग्लूकोज में कंट्रीब्यूट कर लेता है। ये साइकिल जब एक बार चलती है तो ग्लूकोज का सिर्फ 1 कार्बन बनता है, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए पूरी साइकिल 6 टाइम चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग इंटू 6 कर सकते हैं, मीन्स कि कार्बन मॉलिक्यूल कितने 6 हो गए, इसके भी 6 हो जाएंगे और यहाँ पे इंटू 6 कर दीजिए, यहाँ पे इंटू 6 सारी जगह पे आप 6 कर देंगे तो ये आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल टोटल, कितना मॉलिक्यूल बनेगा और कितना का कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट पे, जो कि अभी हमने जस्ट बताया कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट के बारे में। तो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए डार्क है, तो डार्क में क्या होता है कि डार्क में फोटोसिंथेसिस का रेट, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एसिमुलेशन पावर मींस कि एसिमुलेटरी पावर एटीपी या NADPH का फॉर्मेशन कम होगा। तो CO2 का एसिमुलेशन मींस कि जो CO2 किस में एसिमुलेट हो रहा है, एसिमुलेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या जो भी डार्क रिएक्शन है वो कम चलेगा। मींस कि CO2 का एसिमुलेशन कम होगा। जब CO2 कम एसिमुलेट होगा तो उस समय क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ कि एक तो CO2 एसिमुलेट भी कम हो रहा है, मींस कि प्लांट में उसका एसिमुलेशन भी कम हुआ। दूसरा, जब डार्क है तो प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 क्या हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है। 2 चीजें हो रही हैं, एक डार्क में CO2 एसिमुलेट भी नहीं हो पा रहा है और CO2 रिलीज भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के थ्रू। तो जब प्लांट पे लाइट पड़ती है, मान लीजिए मॉर्निंग हुआ और प्लांट पे लाइट पड़ी, तो उस समय जो फोटोन फ्लक्स पड़ता है उसका काम है कि जो CO2 रिलीज हो चुका है किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको कॉम्पनसेट किया जाए। मीन्स कि जो प्लांट से इफ्लक्स हो गया है CO2 किसके फॉर्म में, रेस्पिरेशन के फॉर्म में, उसको क्या किया जाए, कॉम्पनसेट किया जाए। कैसे किया जाए कि CO2 के एसिमुलेशन को इन्हांस कर दिया जाए। मींस कि ऐसा लाइट का पॉइंट तो वो किसके थ्रू होगा, इन्हांस कब होगा, CO2 का एसिमुलेशन इन्हांस कब होगा, जब फोटोन का फ्लक्स ज़्यादा पड़ेगा, फोटोन नंबर, फोटोन इंटेंसिटी या फ्लुएंस रेट हाई होगा, तो उस समय क्या होगा कि CO2 तेजी से एसिमुलेट होगा। जब CO2 ज़्यादा एसिमुलेट कर लिया जाएगा तो वो कॉम्पनसेट कर पाएगा जो CO2 मींस की रेस्पिरेशन में रिलीज हुआ था। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो लाइट पड़ रही है उसी को लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट बोलते हैं। तो आपको लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये जो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट है ये एनालॉगस होता है CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट के। मींस कि आप, क्योंकि ये जो CO2 कॉम्पनसेशन है ये इसी लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट पे ही डिपेंडेंट है। अब CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट में क्या है कि ऐसा बैलेंस किया जाए कि जो CO2 मीन्स कि फोटोसिंथेसिस में CO2 क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मीन्स कि उसमें CO2 को एसिमुलेट कर लिया जाता है। और अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, CO2 रिलीज कर दिया जाता है। तो अब जो CO2 रिलीज हो रहा है, अब इसके बाद रिलीज होके उसको, उस CO2 को कॉम्पनसेट किया जाए। जब डे टाइम में जब मीन्स की फोटोन पड़े तो उस समय जब फोटोन की इंटेंसिटी, जब फ्लुएंस रेट पड़ रहा है तो उस समय जो CO2 रिलीज हुआ है, मीन्स कि मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज हो गया था। अब फ्लक्स जैसे ही लाइट पड़ी इंटेंसिटी तो उस समय एसिमुलेटरी पावर बनेंगे, तो क्या होगा कि CO2 का जो इनटेक है वो दोनों बैलेंस हो जाए, कि जो रिलीज हुआ था, रिलीज हुआ भी मीन्स कि नेट इफ्लक्स 0 हो जाए। आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 रिलीज हुआ था और जो अपटेक हो रहा है, तो नेट इफ्लक्स मीन्स कि CO2 का बाहर निकलना प्लांट से वो मीन्स कि एक्चुअली में वो 0 हो जाए, उसी को CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको ये समझ में अभी तक आ गया होगा कि मान लीजिए कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, मान लीजिए कि ये एक सेल है और एक ये सेल है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो
CO2 का कॉन्सेंट्रेशन दो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस के थ्रू मीन्स आ जा सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मीन्स बैलेंस करे, या तो रेस्पिरेशन। दो प्रोसेस है जिसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस होता है। तो CO2 कॉम्पनसेशन ये डिफाइन करता है कि जो नेट इफ्लक्स है CO2 का वो प्लांट में 0 हो जाए। मीन्स कि जो CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल रही है वो जब फोटोन मीन्स पढ़ते हैं, जब फ्लुएंस रेट पढ़ती तो उस समय इतनी तेजी से CO2 को एसिमुलेट किया जाए कि जो नेट इफ्लेक्स है वो 0 हो जाए। इसी को CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट कहा जाता है। तो जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो C3 प्लांट में जो मीन्स कि CO2 ऐसे अगर हम लोग C3 और C4 प्लांट में कंपेयर करें तो C3 प्लांट में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एक तो उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, दूसरा C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे दो तरीके से CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 का इफ्लक्स हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, जो CO2 इफ्लक्स हुआ उसको बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हायर फ्लुएंस रेट चाहिए, और जब हायर फ्लुएंस रेट चाहिए मीन्स कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स कि उसको ज़्यादा समय के लिए सैचुरेशन लाइट चाहिए, तब वो मेंटेन कर पाएगा कि जो CO2 रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू इफ्लक्स हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए उतना CO2 को एसिमुलेट करा जाए जितना बाहर इफ्लक्स हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट C3 प्लांट में ज़्यादा होता है। और अगर C3 प्लांट में हायर फ्लुएंस रेट में रख दिया जाए तो उस समय वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट अगर है तो उस समय मीन्स कि CO2 का सैचुरेशन लेवल बढ़ सकता है हाई फ्लुएंस रेट पर। और C3 प्लांट में हाई रेट पर, हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई लाइट पे क्या हो सकता है कि CO2 का जो कॉम्पनसेशन पॉइंट है वो लोअर भी हो सकता है, कि जब हाई लाइट पड़ेगी तो तेजी से CO2 एसिमुलेट होगा तो उसका कॉम्पनसेशन पॉइंट कम होगा। लेकिन अगर एक ऑप्टिमम लाइट पड़ रही है तो उस समय उसका कॉम्पनसेशन पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना है वो CO2 जो इफ्लक्स हो चुका है रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको मेंटेन करने के लिए। ऑन द होल ये मानना है कि जो मीन्स कि अपटेक हो रहा है CO2 का किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, दोनों का बैलेंस किया जाना ही CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है। क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन दो प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज होता है तो वहाँ पे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई होता है। लेकिन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे मीन्स कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट ऑलमोस्ट 0 होता है, या 0 से 10 के बीच के रेंज में होता है। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट हाई मीन्स कि C3 प्लांट में 25 to 100 ppm होता है, जबकि जो C4 प्लांट होते हैं वहाँ पे 0 से 10 होता है। फिर सैचुरेशन, अगर लाइट का सैचुरेशन देखें तो क्योंकि हमने ऐसे बोला कि स्टार्टिंग में C3 प्लांट में कॉम्पनसेशन ज़्यादा होता है, तो अगर CO2 कॉम्पनसेशन ज़्यादा है तो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या बोला दोनों एनालॉगस है। तो इसीलिए C3 प्लांट में जो फुल सनलाइट में उसका जो सैचुरेशन पॉइंट होता है C3 प्लांट में लाइट का वो 10 to 50% होता है, जबकि C4 प्लांट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो इतने लेवल तक कभी पहुंचता ही नहीं कि उसका जो फुल सनलाइट है उसमें से 10 to 15% का सैचुरेशन यूज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो C3 प्लांट में इसीलिए लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन दो प्रोसेस की वजह से CO2 लॉस मीन्स रिलीज होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। और वो मेंटेन कब होता है? जब फोटोन पड़ते हैं, फोटोन फ्लक्स पड़ते हैं तो तेजी से CO2 का एसिमुलेशन होता है, जिससे उस इफ्लक्स को मेंटेन किया जाता है। तो इसको बोला जाता है CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कार्बन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कार्बन आइसोटोप एक्सपोजेस वेरियस फोटोसिंथेटिक पाथवे। मीन्स कि जैसे C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, तो ये देखा गया जैसे कि मान लीजिए एटमॉस्फेरिक जो CO2 होते हैं वहाँ पे 3 तरह के आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और 14 कार्बन। क्योंकि कार्बन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका अमाउंट है वो 12 कार्बन का 99.9% होता है। मीन्स कि जो टोटल CO2 है उसमें उसका परसेंटेज देखना कि C12 का कितना परसेंटेज का CO2 है, तो 98.9 है। और अगर 13 कार्बन से रिलेटेड जो CO2 है उसका मीन्स
1.1% है। और अगर इसका हम लोग देखते हैं तो ये एक्चुअली में -10 ऐसे करके लिखा हुआ है, ये रॉन्गली लिख गया है, बट ये बहुत कम अमाउंट है। इस वजह से इसको फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में इसको नेग्लिजिबल मान लिया गया कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में है। तो बेसिकली हम लोग C12 और C13 कार्बन की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों कार्बन होते हैं, मीन्स कि जो दोनों CO2 की जो C13 CO2 होता है और जो C12 CO2 होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं सेम होते हैं, बट दोनों मीन्स कि आइडेंटिकल होते हैं। C12 और C13 कार्बन आइसोटोप्स के जो CO2 होते हैं, बट उनमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है मास का। वो मास का डिफरेंस कितना परसेंटेज का होता है? 2.3% का। तो ज़्यादातर प्लांट किसको एसिमिलेट ज़्यादा करते हैं? C12 कार्बन CO2 को ज़्यादा एसिमिलेट करते हैं और C13 को कम करते हैं। मीन्स कि सभी प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट एसिमिलेट कम C13 वाले CO2 को करते हैं और C12 वाले CO2 को ज़्यादा एसिमिलेट करते हैं। अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो मीन्स इसको ज़्यादा करते हैं और इसको कम करते हैं। अब इसके बाद ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये दोनों आइसोटोप हैं। अब जो कार्बन 13 जो आइसोटोप होता है, ये हैवी आइसोटोप होता है। हैवी आइसोटोप होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये गैस है, ये डिफ्यूज़ करता है, कार्बोक्सिलेशन साइट पे पहुंचता है। मींस कि जब CO2 का फिक्सेशन होता है, वो उसकी रूबिस्कोप के पास पहुंचता है कार्बोक्सिलेशन के लिए, तो दोनों ही डिफ्यूज़ करते हैं। बट ये हैवी होने की वजह से इसका डिफ्यूज़न स्लो होता है और इसका डिफ्यूज़न फास्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो C13 को लेस एसिमिलेट करते हैं। पहला रीज़न, लेस एसिमिलेट करते हैं और C12 को ज़्यादा एसिमिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द प्लांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द हैवियर आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड द स्मॉलर रेशियो ऑफ द C13, इसीलिए स्मॉल रेशियो होता है C13 टू कार्बन 12 और मीन्स की जो एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है। दोनों ही C3 और C4 प्लांट लेस कार्बन 13 देन आइसोटोप स्टैंडर्ड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, मीन्स की इनका कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन दोनों ही प्लांट C3 और C4 प्लांट जो होते हैं, दोनों में ही कार्बन 13 को लेस एसिमिलेट किया जाता है अगर हम कंपेयर करें C12 कार्बन से। अब इसके बाद तो इसके हमने दो रीज़न, एक रीज़न तो ये बताया कि क्योंकि दोनों ही मीन्स कि एक CO2 दो हैं, एक 13 कार्बन वाला है और एक 12 कार्बन वाला। क्योंकि ये हैवी आइसोटोप होता है, इसलिए ये हैवी होने की वजह से ये डिफ्यूज स्लो करेगा। जब डिफ्यूज स्लो करेगा तो जो कार्बोक्सिलेशन साइट है जहाँ पे CO2 फिक्स होना है रूबिस्को के पास, वहाँ पे पहुँचने में एक तो देर कर देगा क्योंकि हैवी है, तो इसीलिए उससे पहले ये पहुँच जाएगा, तो एसिमिलेट ज़्यादा ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है रूबिस्को। रूबिस्को के पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए C13 और C12 को। मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छे से किसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है? C13 और C12 को, और वो प्रेफरेबली C12 से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, एक तो डिफ्यूज़न हो गया पहला। The largest isotope discrimination step is due to Rubisco has an intrinsic discrimination value against कार्बन 13। मीन्स कि इसके पास डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी होती है, वैल्यू होती है कि वो कार्बन 13 को डिस्क्रिमिनेट कर पाता है और कार्बन 12 को एसिमिलेट कर देता है। तो इसीलिए दो रीज़न है कि नेचर में सभी प्लांट C13 कार्बन के CO2 को लेस एसिमिलेट करते हैं और C12 को ज़्यादा एसिमिलेट करते हैं। इसका रीज़न क्योंकि C13 हैवी कार्बन आइसोटोप है, तो जब CO2 गैस है डिफ्यूज़ होगा, तो क्योंकि हैवी होने की वजह से स्लो डिफ्यूज़ हो पाएगा C12 से, उससे पहले कार्बोक्सिलेशन साइट पे C12 CO2 पहुंच जाता है। इसलिए एक ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या है कि दूसरा रीज़न ये है कि जो रूबिस्को है इटसेल्फ, उसके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि वो C13 को रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो प्रेफरेबली जो 12 कार्बन होता है CO2 उसको ज़्यादा मीन्स फिक्स करता है। अब अगर हम लोग मीन्स कि ये तो आपको समझ में आ गया कि C3 C4 प्लांट दोनों ही लेस करते हैं मीन्स कि
कार्बन 13 को। लेकिन अगर हम लोग C3 और C4 प्लांट में कंपेयर करें कि इनमें से अगर C13 कम करते तो दोनों हैं, कम करते हैं, तो अगर C3 C4 प्लांट में से कौन इसमें कम करता है और कौन ज़्यादा करता है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो C4 प्लांट ज़्यादा एसिमुलेट कर पाते हैं कार्बन 13 को कंपेयर टू C3 के। मीन्स कि अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन बता रहे थे कार्बन 13 और कार्बन 12 का, यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं कि कार्बन 13 को एसिमुलेट करने में C3 C4 में कौन ज़्यादा कम करेगा। तो C3 जो है वो कम कर पाते, C4 ज़्यादा कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C4 प्लांट के पास डाइमॉर्फिक, आपको पता है वहाँ बंडल शीथ सेल होती, क्रायोजेनेटमी होती, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो C4 प्लांट में एक पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का भी काम क्या है? CO2 को फिक्स करना, क्योंकि C4 प्लांट में CO2 दो लेवल पे फिक्स होता है, एक इस लेवल पे और एक रुबिस्को पे। तो रुबिस्को का तो सेम वही काम है कि वो लेस डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, मीन्स कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है C13 को। लेकिन C4 प्लांट में रुबिस्को पे पहुंचने से पहले ही पेप कार्बोक्सिलेज के पास CO2 पहुंचता है, और पेप कार्बोक्सिलेज के पास ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन C13 कार्बन है और कौन C12 कार्बन है, तो वो फिक्स कर सकता है C13 को भी। तो अगर C3 C4 में से बात करें तो C4 प्लांट में C13 को एसिमुलेट करने की पावर ज़्यादा होती है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मीन्स कि अभी आपको ऑन द होल ये समझना है कि दो आइसोटोप हैं कार्बन के C12 और C13। अगर सभी प्लांट C13 कार्बन को लेस एसिमुलेट करते हैं, चाहे वो C3 और C4 प्लांट हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दो वजह से। क्योंकि C13 कार्बन हैवी होने की वजह से क्या होता है कि वो डिफ्यूज स्लो हो पाता है, कार्बोक्सिलेशन साइट या रुबिस्को के पास स्लो पहुंच पाता है। इस वजह से एक पहला रीज़न लेस एसिमुलेट होते हैं, और दूसरा रीज़न यह है कि रुबिस्को के पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है C13 को डिस्क्रिमिनेट करने की, इस वजह से। लेकिन C3 C4 प्लांट में अगर C13 का हम लोग कंपैरिजन करें तो हम ये देखेंगे कि C4 ज़्यादा कर पा रहे हैं कंपैरिजन टू C3। ऐसा इसलिए क्योंकि C4 के पास पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि प्राइमरी लेवल पर CO2 को फिक्स कर देता है। क्योंकि CO2 पहले ही फिक्स हो जाता है और पेप कार्बोक्सिलेज के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है कि वो C13 और C12 को डिस्क्रिमिनेट करे, इसलिए फर्स्ट स्टेप पे C13 को भी फिक्स कर लिया जाता है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि C3 और C4 में अगर हम कंपैरिजन करें तो मींस कि C4 है ज़्यादा C13 को एसिमुलेट कर सकते हैं C3 के कंपैरिजन में। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेम अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मीन्स कि CO2 के दो आइसोटोप के फॉर्म में रहता है कार्बन 12 और कार्बन 13 में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ये पाया जाता है। फिर बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ C3 एंड C4 प्लांट एसिमुलेट लेस मीन्स C13 एंड, ये सही है क्योंकि यहाँ पे हमने अभी जस्ट बताया कि जो C3 C4 प्लांट है दोनों ही C13 कार्बन को लेस एसिमुलेट कर पाते हैं क्योंकि ये हैवी होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन साइट पे लेट पहुँचता है, पहला रीज़न। दूसरा, रुबिस्को के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो इसलिए दोनों ही दो रीज़न की वजह से ऐसा होता है। फिर अगर हम लोग हाँ, और एक चीज़ हम यहाँ पे और मेंशन करना चाहेंगे, मान लीजिए C3 C4 प्लांट है, तो C3 प्लांट में तो मींस कार्बोक्सिलेशन साइट पे लेट पहुँचेगा, पहला रीज़न। रुबिस्को भी यहीं पे है, वो भी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, तो इसलिए ये लेस कर पा रहा है। इसके पास क्या हो रहा है? इसके पास एक ही स्टेप पे हो पा रहा है, मीन्स कि जो लेट पहुंच रहा है क्योंकि ये हैवी है, लेट पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है कि जो C4 प्लांट है यहाँ पे अगर इससे पहले ये पहुंच गया तो पेप कार्बोक्सिलेज क्या कर देगा? C12 को फिक्स कर देगा। लेकिन अगर ये पहुंचता है तो ये पेप कार्बोक्सिलेज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा दोनों में, इसको भी फिक्स कर सकता है। इसलिए C3 C4 में अगर कंपेरिजन करते हैं तो C4 ज़्यादा C13 को मीन्स एसिमुलेट कर पाते हैं अगर हम C3 से कंपेयर करें, और वैसे ऑन द होल दोनों ही कम करते हैं। बोथ C3 C4, यहाँ पे जस्ट अपोजिट सेंटेंस लिखा है तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। फिर C3 प्लांट एसिमुलेट लेसर 13 CO2, मीन्स कि यहाँ पे लिखा है कि C3 प्लांट
हाँ, C3 प्लांट जो C13 CO2 को लेस एसिमुलेट कर पाते हैं देन C12 एज कम्पेयर टू C4 प्लांट। ये एकदम स्टेटमेंट सही है। जस्ट अभी हमने बताया कि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों तो कम करते हैं C13 को, C3 C4 में कंपेयर करें तो C4 ज़्यादा कर पाता है C13 को और C3 कम कर पाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है इसका जस्ट अपोजिट है तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो गया A एंड C। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में दिया गया है विद एलिवेटेड CO2 लेवल C3 प्लांट आर मच मोर रिस्पॉन्सिव टू C4। अगर हाँ, अब हमने बताया कि CO2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन एलिवेट हो जाए, क्योंकि CO2 में C3 प्लांट में क्या होता है, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है, और अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल है और CO2 का लेवल बढ़ा दिया जाए तो C3 प्लांट में ज़्यादा रिस्पॉन्स होने लगता है, मीन्स कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। लेकिन C4 प्लांट तो ऑलरेडी अपना सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत हाई CO2, क्योंकि उनके पास CO2 कॉन्सेंट्रेशन करने की मैकेनिज्म है। प्राइमरी पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू CO2 को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है, 2 स्टेप पे CO2 फिक्स होता है। तो यहाँ पे अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने C3 प्लांट में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ऐसे केस में क्या होगा कि C3 ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगेंगे, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद सेकंड लिखा था C3 प्लांट इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर CO2 पार्शियल प्रेशर कैन स्टिमुलेट द फोटोसिंथेसिस ओनली नैरो रेंज। नैरो रेंज नहीं, जैसे भी हमने जस्ट अभी इसको डिफाइन किया कि C3 प्लांट ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं अगर हाई CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हो, तो नैरो रेंज यहाँ पे लिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इन C4 प्लांट CO2 कॉम्पनसेशन इज नियरली जीरो। हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि C4 प्लांट में CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट जीरो होता है, क्योंकि 0 to वहाँ पे हमने आपको मेंशन किया 0 to 10 होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकला होता है और जो अपटेक होता है उसके लिए लाइट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। CO2 का मीन्स कि स्टार्टिंग में लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट भी नियरली जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट A एंड C सही है, तो A एंड C हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्दर यहाँ पे लिखा है कि 12 कार्बन और 13 कार्बन को यूज़ किया गया है, तो इनमें से क्या, जैसे अभी हमने जो आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया C13 और C14 वाला, तो या C13 या C12 वाला, तो वो एक्सपेरिमेंट करके ही सारी चीज़ें देखी गई। और उस एक्सपेरिमेंट को करके क्या देखा गया, उस एक्सपेरिमेंट को करके देखा गया ये कि C3 C4 पाथवेज में इनके CO2 जो C12 और C13 कार्बन है वो किस तरीके से फिक्स हो रहा है, यही पाथवेज देखे गए हैं कि दोनों में किसमें कौन सा ज़्यादा फिक्स हो रहा है। तो अब इसी में से यही आपको बताना है। तो जैसे लिखा है एस्टिमेट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रेट तो हम इससे एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि दोनों में से कौन से ज़्यादा एसिमुलेट होते हैं, तो इससे रेट का कोई इफेक्ट नहीं है। डिटरमाइन द फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं देखा जा सकता है, भले ही मीन्स कि फोटो रेस्पिरेशन के भी रेट को नहीं देखा गया था, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में तो C2 साइकिल किस तरीके से C3 प्लांट में चलती है उस पर बात हो रही थी। यहाँ पे हम लोग आइसोटोप को देख रहे हैं कि वो किस तरह से एसिमुलेट हो रहा है, तो इसलिए इसका भी नहीं होगा। कैम प्लांट का भी अभी जो हमने अभी फर्दर एक्सपेरिमेंट प्रीवियस एक्सपेरिमेंट कराया था, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि कैम प्लांट को देखा गया था, उसमें हम लोग C4 और C3 प्लांट में कंपैरिजन कर रहे थे। तो द रेशियो ऑफ C3 एंड C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, हमने यही देखा था कि दोनों C3 और C4 प्लांट के जो पाथवेज चलते हैं उनमें CO2 का फिक्सेशन का रेशियो क्या है C12 और C13 का, यही हमने पता लगाया था कि जो 12 कार्बन और 13 कार्बन के जो CO2 हैं उनमें से किस में ज़्यादा होता है। तो दोनों में ही मीन्स क्या होता था, C3 और C4 प्लांट दोनों में ही किस में कम हो रहा था, मीन्स कि ये कम हो रहा था दोनों में ही। लेकिन C3 और C4 प्लांट में जब कंपेयर किया गया तो क्या देखा गया कि C4 प्लांट में C3 के कंपेरिजन में C13 वाला CO2 ज़्यादा फिक्स एसिमुलेट हो रहा था। ठीक है, तो ये आज का यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।